नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। मैं एक राइटर हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ और एक एनजीओ चलाता हूँ जिसमें मैं कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम करता हूँ। प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ कैंसर के। अभी एक बहुत बड़ा सीरियस इशू आया है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे लिए तो बड़ा सीरियस इशू है, बीइंग एज अ एजुकेशनिस्ट। एक लॉकर रूम इंसिडेंट हुआ है जिसमें माइनर बच्चे हैं और इस तरह ल्यूड भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें ऑप्शन मटेरियल का आदान प्रदान कर रहे थे और वुमेन के ऊपर ऐसे उनकी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जो उनकी इमेज को डेट्रॉइट करते हैं। और ऐसे शब्द जो हम आप लोग कभी आपस में यूज़ ही नहीं करते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे, आखिर में इतनी हिम्मत उनको आई कैसे? आखिर में ये उन्होंने एक्शन क्यों किया? इसके पीछे मुझे ज़रूर लगता है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों का मैं नाम लेना चाहता हूँ, ये सभी लोग नहीं हैं, कुछ लोग हैं। जैसे मैं इसमें ज़िम्मेदार मानता हूँ टीचर को, इसमें ज़िम्मेदार मैं स्वयं बच्चों को मानता हूँ, इसमें मैं ज़िम्मेदार पेरेंट्स को मानता हूँ, इसमें मैं ज़िम्मेदार समाज को मानता हूँ। लेकिन मैं सभी पेरेंट्स की बात नहीं है, उसमें सभी टीचर्स एक से नहीं हैं। तो जब मैं टीचर की बात करता हूँ तो आजकल टीचर का मैंने देखा कि मोर फोकस जो होता है वो सिलेबस कंप्लीट करने में होता है और रिवीजन करवा के टेस्ट लेने में होता है। प्रिंसिपल का भी फोकस, उनके ऊपर प्रेशर होता है कि आप जल्दी पेपर करवाइए, जल्दी रिवीजन करवाइए, जल्दी सिलेबस ख़त्म करिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि रेगुलर रेगुलर पढ़ाई में यदि कुछ चीज़ों को मॉनिटर करता चले तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन बच्चा इस तरह के एक्ट में सम्मिलित है या इस तरह के एक्ट कर सकता है आगे। जैसे मैं आपको बता दूं, टीचिंग प्रोसेस होता है, हमारे टीचिंग प्रोसेस में ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं। उस स्टेप्स में आप आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, आप जांच कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि ये बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है। इसके आगे आप काउंसलिंग भी कर सकते हैं उनकी। जैसे मैं आपको टीचिंग प्रोसेस में कुछ स्टेप्स की बात बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने एक चैप्टर ख़त्म किया तो एक चैप्टर में हम रीडिंग भी करवा लेते हैं बच्चों को, वर्ड मीनिंग भी याद करवा देते हैं, उसी में हम वाइवा भी ले लेते हैं और एक रिटन क्लास टेस्ट भी ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों का पहला आपने 20 दिन में एक एक चैप्टर ख़त्म करने के बाद एक टेस्ट लिया। उसमें आपने देख लिया कि 30 बच्चों में ये 5 बच्चों का जो परफॉर्मेंस है बहुत बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। फिर आपने 20 दिन में दूसरा चैप्टर ख़त्म किया, उसमें आपने उसका परफॉर्मेंस देखा तो मान लीजिए उन 5 बच्चों का परफॉर्मेंस में से 3 बच्चे फिर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इधर अलार्म है। एट दिस टाइम टीचर को चाहिए कि वो प्रिंसिपल को बताए, पेरेंट्स को इनवाइट करें, डिस्कशन करें, काउंसलिंग करें, बच्चे की काउंसलिंग करें कि भाई लगातार 2 क्लास टेस्ट में, लगातार वाइवा में, लगातार होमवर्क देने पे आपने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं किया अच्छा, तो क्या वजह है, क्या रीजंस है। लेकिन मैं देखता हूँ कि इतना पेन ना टीचर लेना चाहता है ना स्कूल वाले लेना चाहते हैं। टीचर अपना स्कूल से निकलता है, कोचिंग में चला जाता है, कुल मिला के वो इतना समय बच्चों को नहीं देना चाहता है। मुझे याद है कि मैं जब 94 में पास आउट किया, मैं 12th, तो उसके पहले मुझे याद है कि यदि कोई बच्चा अपना परफॉर्मेंस क्लास में नहीं कर पाता था तो टीचर घर आ जाता था और घर आके वो पेरेंट्स से डिस्कस करता था कि भाई आपका बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा है क्लास में, आपका बच्चा का जो टेस्ट लिया उसमें उसका परफॉर्मेंस नहीं है, आपका बच्चा कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो अच्छी नहीं है, समाज के लिए अच्छी नहीं है। तो वो डिस्कस करते थे, पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे और दोनों मिलके, टीचर एंड पेरेंट्स मिलके उस बच्चों को राइट डायरेक्शन देते थे। कुछ हद तक, बहुत हद तक आप देखेंगे कि चीज़ें संभल जाती थी। अब जैसे मैं क्राइम की, जुगनाइल क्राइम की बात करें तो अब देखिए 45,000 से ज़्यादा साल में जुगनाइल क्राइम हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे क्राइम ऐसे हैं जो अननोटिस्ड हैं, जिसकी एफआईआर दर्ज ही नहीं होती है। पेरेंट्स सोचते हैं कि छोटा बच्चा है भाई, इसने ये एक्ट किया है, इसकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, तो वो पुलिस तक जाते ही नहीं हैं। तो इसकी वजह से उन बच्चों को बहुत हिम्मत मिलती है, इस तरह के बच्चों को आगे गलत काम करने की हिम्मत मिलती है। अब दूसरी बात आती है, पेरेंट्स की बात करता हूँ।
पेरेंट्स, आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे तो पेरेंट्स पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं, सुबह निकल गए हैं, शाम को आ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनका बच्चा दिन भर क्या कर रहा है। स्कूल में तो 5 घंटे 6 घंटे रह के आया, बाकी टाइम उसने क्या किया है पूछ लिया हल्का सा। वो कभी नहीं बैठ रहे हैं कि भाई बच्चा पढ़ाई क्या कर रहा है, खुद बैठ के पढ़ाएं। जब बैठ के पढ़ाएंगे स्वयं पेरेंट्स, तब उन्हें पता पड़ेगा कि ये बच्चे की कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट उसका स्ट्रांग है। उसी हिसाब से वो उस बच्चे को टर्न अप करवा सकते हैं, फोकस करवा सकते हैं। दूसरी बात, सब गजट दे दिए, इलेक्ट्रॉनिक गजट उसको उपलब्ध करवा दिए, लग्जरी लाइफ बच्चे को दे रहे, जो मांग रहा है वो दे रहे हैं भाई, लेकिन उसने कोई रिवार्ड लायक काम ही नहीं किया, आप उसको सब चीज़ें उपलब्ध करवाते आ रहे हैं। उस बच्चे के परसेप्शन में ये परसीव कर लेगा बच्चा कि अरे बिना मेहनत करे ही मुझे सब लग्जरी लाइफ मिल रही है, तो वो मेहनत आगे चल के कभी करेगा ही नहीं सर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स का किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, किस तरह से नौकरी कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा अपने पेरेंट को ये देख रहा है कि हमारे पेरेंट इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस में हैं, या वो गवर्नमेंट को पूरी तरह टैक्स नहीं दे रहे हैं, या ज़मीनों का गलत व्यापार कर रहे हैं, या वाला वाला चीज़ें कर रहे हैं, तो आप विश्वास करिए पेरेंट्स बच्चों की नज़र में हीरो हैं। जो भी वो एक्ट कर रहे हैं वो बच्चा उसको कंटिन्यू करेगा आगे चल के, क्योंकि उन्हें लगेगा ये जो मेरे माँ बाप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, और वो आगे चल के इसी तरह के व्यापार, इसी तरह की नौकरी, इसी तरह की चीज़ें वो आगे करेगा। अब फ्रेंड्स की बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को टाइम ही नहीं है कि वही फ्रेंड्स कौन से हैं इनके, किस तरह के फ्रेंडों के साथ में घूम रहे हैं, किस तरह की चैटिंग कर रहे हैं मोबाइल में, किस तरह के चीज़ों को वो देख रहे हैं लैपटॉप में। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो लैपटॉप में आप डाल दीजिए और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह की माल प्रैक्टिसेस बच्चा कर रहा है, आप पकड़ सकते हैं उस बच्चे को। तो पेरेंट्स एक्चुअली पेन लेना नहीं चाहता, पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं जाना चाहता है जहाँ से उसे पता पड़ सकता है कि उसकी बच्चे का परफॉर्मेंस क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है समाज। देखिए मैं मुझे याद है कि मेरे संग ही ये इंसिडेंट घटा कि एक बार मैं क्रिकेट खेलने बाहर गया और बहुत थका था, बहुत तेज़ी से घर के अंदर एंटर किया। मेरे एक पापा के मित्र बैठे हुए थे और बिना उनको नमस्ते करे अंदर चला गया। मतलब वो फिर उन्होंने बोला, अरे मिश्रा जी आपके लड़के को कोई ज़रा भी संस्कार नहीं है। और मेरे पापा ने तुरंत मुझे डांटा और बोलो पैर छू, और मैंने बोला मैं आगे से ये गलती नहीं करूँगा। मैं बहुत थका था और जल्दी दौड़ के अंदर चला गया। पहले समाज में लोग बता देते थे कि आपका बच्चा वहाँ पे सिगरेट पी रहा है, बच्चा सिगरेट पी के आता नहीं था घर तक और इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती थी कि साहब आपका बच्चा सिगरेट पी रहा है, तो पेरेंट्स उस हिसाब से एक्शन लेके उसको ठीक करते थे। आज के टाइम में समाज कहाँ है, ख़त्म ही एक तरह से लगभग हो गया है। अभी का इंसिडेंट है करीब लगभग 1 साल पहले का, कि एक जगह एक बूढ़ी लेडी की डेथ हो गई थी और 2 महीने से उसकी बॉडी अंदर पड़ी हुई थी फ्लैट के अंदर। जैसे एक बिल्डिंग रहते हैं उसमें 100-150 फ्लैट्स होते हैं, और उसकी बॉडी को जब निकाला गया था तो उसके फ्लैश को तो कीड़े खा चुके थे, और जो 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 उसका स्केलेटन ही बचा था। तो आप सोचिए कि बगल बगल में सटे सटे फ्लैट्स बने हुए हैं, उनमें किसी ने नहीं कोशिश करी कि एक बूढ़ी औरत बगल में रहती है, वो कैसी है, वो इतने दिनों से दिख नहीं रही है, वो कहाँ गई है, नोबडी बॉदर्ड। तो आप देखिए कि समाज कहाँ पे चला गया है। समाज में इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट क्यों किया जा रहा है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन। आप सोचिए इस तरह के बच्चे, जिस तरह के बच्चे जो बॉयज़ लॉकर रूम कांड करे हैं, इस तरह के बच्चे यदि आपके कॉलोनी में आ जाते हैं, या आपकी कहीं पे कोई ऑफिसर बन के आ जाते हैं, या एक बिजनेस करने आ जाते हैं, तो सोचो कि इस तरह के बच्चे पूरे समाज को, पूरे एरिया को ख़राब कर देंगे कोरोना वायरस की तरह। वो अपने इस तरह के एक्शन, इस तरह की प्रैक्टिसेस करेंगे जो सब लोगों को बर्बाद कर सकती है सर। मैंने अपनी बात को बड़े संक्षेप में कहा, बहुत सारी चीज़ें कहने की है, लेकिन ये सब आपको सोचना है कि इस तरह के बच्चे हर जगह मौजूद हैं सर। लेकिन चाहिए हैं समाज डिसइंटीग्रेट ना हो, जैसे साहू समाज, जैसे ब्राह्मण समाज अलग अलग, क्योंकि ये बच्चे ये नहीं देखेंगे कौन से समाज को हम खराब कर रहे हैं, वो तो सभी को एक मान के सभी को खराब करेंगे। तो ऐसे इशू जब भी आए तो सभी समाज के लोगों को मिल के ऐसे इशू के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा, और इन बच्चों को
अच्छी तरह अच्छी टीचिंग, मॉरल टीचिंग देनी पड़ेगी, इनको सही डायरेक्शन देना पड़ेगा, इनकी केयर करना पड़ेगा टीचर को, पेरेंट्स को और समाज को। मैंने अपनी बात बड़े संक्षेप में कही, बहुत सारी बातें हैं कहने की, ये अब आपको देखना है कि अब आपको आगे क्या करना है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।